दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण के चलते कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है। लेख में उन्होंने सरकार को सुझाव दिए हैं और कहा है कि सरकार को नीतियां बदलनी पड़ेगी। अरावली पर्वतमाला से लेकर वायु और जल प्रदूषण तक गहरी चिंता जताते हुए मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अरावली को अवैध खनन से हो रहे नुकसान, 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन को मिली छूट और इसे माफियाओं के लिए खुला न्योता बताया है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के राज्य भीषण प्रदूषण की चपेट में है। जहरीले स्मॉग की चादर ने महानगरों को ढक रखा है, जो कम होने के बजाय लगातार गहरी होती जा रही है। सरकार की तमाम कोशिशें विफल साबित हो रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी एक लेख में प्रदूषण पर चिंता जताई है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बिगड़ने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ साथ आंखों में जलन और अनेकों समस्याएं हो रही हैं। यही वजह है कि लगातार देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है और इसी कड़ी में आज जंतर मंतर पर यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में छात्र और इसके साथ साथ आम निवासी भी इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पर लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि प्रदूषण के स्तर को जो खराब है उसे सुधारने में सरकार को आगे आना होगा, क्योंकि लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। यहाँ पर लोग मास्क लगाए, प्यूरिफायर लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार से लगातार सवाल पूछते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। कमल संध्या प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों से सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले मुलाकात की। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह मुलाकात बेहद अहम है। पीएम ने सांसदों से कहा कि राज्य के मौजूदा हालत को लेकर जनता से बातचीत की जरूरत है। पीएम ने कहा जमीनी स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने सांसदों से डिटेल प्रेजेंटेशन तैयार करने, पॉलिटिकल प्लानिंग और लोगों को संगठित करने के लिए ग्राउंड वर्क पर काम करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा कि सांसद खेगन मुर्मू पर हमले जैसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से उजागर किया जाना चाहिए, ताकि वहां के लोग समझ सकें कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में किस तरह हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा जहां तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को लेकर के इतना ज़्यादा विरोध कर रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम सांसदों से जो आज मिलने गए उनसे कहा कि एसआईआर बिल्कुल ठीक है और वोटों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। बीजेपी में संगठन चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आज दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। आपको बता दें कि 2 दिन लगातार लखनऊ में बीएल संतोष ने संगठन और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। वहां जो बातचीत हुई उसको लेकर वो दिल्ली पहुंचे और आज सबसे पहले वो प्रधानमंत्री से अकेले मिले। उसके बाद फिर जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष के बीच बैठक हुई और फिर तीनों मिलकर एक बार फिर प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। 1 घंटे तक प्रधानमंत्री के पास बैठक हुई, उनके साथ बैठक हुई, चर्चा हुई कि आखिर किस राज्य में किसे अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नंबर आएगा। कुल मिलाकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक सूत्र ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण या ओबीसी में से किसी को राज्य की कमान दी जा सकती है। वहीं आप हरियाणा की बात करें तो वहाँ पंजाबी समुदाय के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी जो है दिल्ली, वहाँ पे मुख्य तौर पे जो सफलता मिली चुनाव में उसे देखते हुए निरंतरता जारी रखी जा सकती है। यानी वर्तमान में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो लंबे समय से पेंडिंग है राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला, हरियाणा का, दिल्ली का और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का मामला, उस पे अब संगठन में तेजी आती हुई दिख रही है। कम से कम ये जो तमाम बैठक चल रही है वो इसी ओर इशारा करता है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। बिहार विधानसभा को लेकर यह दावा किया जाता है कि बिहार विधानसभा पूरी तरीके से हाईटेक और पेपरलेस हो गई है, लेकिन अजीबोगरीब हालात आज उस वक्त उत्पन्न हो गए जब राज्यपाल अपना अभिभाषण दे रहे थे। 25 मिनट के अभिभाषण के दौरान करीब 10 मिनट तक राज्यपाल का जो माइक था वो बंद रहा। किसी तरीके से
राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा किया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार इस बार प्रचंड बहुमत के साथ बनी है। ऐसे में महिला सशक्तिकरण को लेकर जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो सरकार पूरा करेगी। इसके साथ राज्यपाल ने यह भी कहा कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का जो वादा सरकार ने किया था उस तरफ सरकार ने अपनी योजना की शुरुआत कर दी है कि नरेंद्र नारायण यादव ने उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के साथ ही यह तय हो गया है कि नरेंद्र नारायण यादव अगला बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। नरेंद्र नारायण यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी खास माने जाते हैं और जदयू के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच जारी खींचतान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, हमारे दोनों के बीच मतभेद है। एकनाथ शिंदे से उनकी दूरियों पर सीएम फडणवीस ने कहा कि हमारे अपने घर में ही 2 भाइयों के बीच हर बात पर एक राय नहीं होती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी राय मजबूती से रखते हैं, लेकिन हम कुछ बातों पर सहमत नहीं होते हैं। अगर हम हर बातों पर सहमत रहते तो 2 अलग अलग पार्टियों में क्यों रहते। कुछ बातों पर हमारी एक राय नहीं है, लेकिन हम तीनों व्यापक मुद्दों पर जो हैं एक साथ और एक मत है। फडणवीस ने कहा कि हम एक साथ हैं और आगे भी एक साथ रहेंगे। महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ वो कार्यकर्ताओं का चुनाव था। इसके लिए साथ लड़ने और ना लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं ने इस पर जो है वो निर्णय लिया है। कैमरामैन अनंतो बर्मन के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। राजस्थान में बीजेपी ने अपने मुख्यालय में मंत्रियों का जनता दरबार शुरू कर दिया, लेकिन खास बात यह है कि यह जनता दरबार केवल और केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए है। यानी कि आम लोग यदि अपनी समस्या लेकर यहाँ पर मंत्रियों के पास आते हैं तो उनकी फाइल आगे नहीं प्रोसेस होगी। इसके पीछे बीजेपी द्वारा तर्क यह दिया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से कार्यकर्ताओं के बीच में काफी नाराजगी थी। उन्हें लगा कि सत्ता और संगठन के बीच में काफी दूरियां बन गई है और यही कारण है कि अंततः विधानसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा उठाना पड़ा। और जब हार का विश्लेषण हुआ तो यह बात सामने आई कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, उनका कामकाज नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि अब बीजेपी ने यहाँ पर अपने 2 मंत्रियों को हफ्ते में 3 दिन बैठाकर जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। और इसके जरिए इस बात का कोशिश की जा रही है कि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की, वह तत्काल उसका समाधान हो जाए। और लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि यदि मंत्रियों को बैठाकर समस्या ही सुननी थी तो ऐसी जगह बैठाते जहां पर कि कोई जगह सार्वजनिक हो, ताकि आम जनता के साथ साथ विपक्ष भी आकर मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचा पाते। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।